हाँ, वेलकम अगेन गाइस। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। तो आज हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो कि बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। तो बिना समय गवाए करते हम लोग स्टार्ट। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। तो अब इस बार की जो खासियत है वो हम लोग थोड़ा सा देख लें। इस बार जो है कुल प्रश्नों की संख्या जो कुल प्रश्नों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी की गई। और कितना है, पहले 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, इस बार क्या है 80 ऑब्जेक्टिव आपको दिया जा रहा है। 12 सब्जेक्टिव था जो लघु उत्तरीय था उसको 24 कर दिया गया, और ये 3 था जिसको 6 कर दिया गया। यानी टोटल क्वेश्चन देखें तो 110 है, जो कि काफी अच्छा है, बच्चों के लिए काफी अच्छा है कि उनको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के ऑप्शंस मिलेंगे। उसके बाद समय वही है, समय में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। तो ये जो रिलीफ है ये बच्चों के लिए काफी बड़ी रिलीफ है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को चूज कर उसमें जिस क्वेश्चन को वो जान रहे हैं उसको हल कर पाए। तो हम लोग बिना समय गवाए करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में जारी किया गया है, वो कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पूछा गया है हमसे कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं: समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। हमसे ऋणात्मक पूछा गया है। हम थोड़ा सा बनावट देख लें तो ये जो दर्पण है, ये दर्पण कैसा है, कौन सा है, बता सकते हैं आप? तो ये अवतल दर्पण है। तो इसका फोकस दूरी किधर होगा? इस साइड। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या है कि ये बाईं तरफ है, और बाईं तरफ होने का मतलब ऋणात्मक होता है। इसलिए जो हमारा अवतल दर्पण होगा उसका जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहते हैं दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं f बराबर क्या होता है? r बाय 2, यानी f बराबर r बाय 2। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य दृष्टि की के लिए स्पष्ट दृष्टि जो न्यूनतम दूरी है वो है, हम लोग सबको पता है 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 cm जो है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो हम लोग देखे होंगे जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो इस तरह का होता है। तो ये वाला जो होता है ये लाल होता है और नीचे बैगनी होता है, जिससे बैजानी हपीनाला होता है ना। तो जो लाल रंग है वो सबसे ऊपर होता है, सबसे कम जो झुकाव होता है वो किसका होता है? लाल का होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कहते हैं मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि यानी प्रतिबिंब, यानी आंख में जो बना प्रतिबिंब है वो कैसा होता है ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होने के साथ साथ उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक होने के साथ साथ उल्टा होता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। नंबर ए, प्रकाश के परावर्तन के कारण। नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेकिन हम ये देखेंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्यों होता है। थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है। कहते हैं हम लोग का जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारे धूल कण जाके रहते हैं। बहुत सारा क्या होता है? धूल कण रहते हैं। तो जब अंतरिक्ष से या सूर्य से आती किरणें होती है वो जो कण है, धूल कण है, उस पर पड़ते हैं और उस प्रकाश का जो है कि बिखराव होता है, प्रकीर्णन होता है, जिससे कि नीला रंग जो है वो आसमान में ही रुक जाता है। इसलिए जब हम आसमान को देखते हैं तो नीला रंग प्रतीत होता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किस दर्पण से
वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? ध्यान देना है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है। दर्पण तो क्या हो जाएगा, हमारा अवतल दर्पण जो है वो क्या होता है, उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि यहाँ एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ, यदि पूछा जाता है कि किस लेंस से, यदि दर्पण के स्थान पे यदि लेंस हमसे पूछा जाता तो क्या होता, यदि दर्पण से के स्थान पे लेंस पूछा जाता तो क्या होता, बता सकते हैं? तब वहां हमारा जो आंसर हो जाता वो उत्तल लेंस हो जाता। खैर बढ़ते हम लोग आगे क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन था नहीं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? सबसे पहले समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष है क्या। तो निकट दृष्टि दोष जो है वो नजदीक की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। यहाँ उल्टा होता है, थोड़ा सा समझना है। यहाँ जो है कि उल्टा होता है, निकट की वस्तु को वो देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं। और जब हम दूर की वस्तु को देखने की बात करते हैं तब कौन सा लेंस उपयोग होता है बच्चों? तो अवतल लेंस का उपयोग होता है। हम लोग याद रखेंगे कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अच्छा, यही यदि एक इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बायफोकल लेंस यानी जिसमें उत्तल और अवतल दोनों तरह का लेंस उपयोग किया जाता है, वो कौन सा रोग होता है या किस तरह का दोष होता है? तो इसको बोल सकते हैं हम लोग जरा दूरदर्शिता दोष, जिसमें ना तो दूर की वस्तु दिखती है ना ही नजदीक की वस्तु दिखती है। खैर बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, यानी विद्युत धारा को मापता है या फिर विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर तो हम लोग जानते हैं कि विभवांतर को मापता है। मोटर क्या है, जो विद्युत धारा से चलती है। जनरेटर मतलब जो विद्युत धारा बनाता है, लेकिन उपस्थिति को कौन दर्ज करता है, विद्युत धारा को कौन मापता है? तो हमारा क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। आप कहीं देखे होंगे इस तरह का एक उपकरण बना रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया? आपको हम एक बुक का फिगर याद दिलाते हैं। मान लेते हैं ये हाथ है और इसी से जुड़ा हुआ एक अंगूठा ऐसे करके फिगर बना हुआ रहता है। सॉरी कीजिए, माफ कीजिएगा, अच्छा से हाथ बना नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। तो हम लोग वैसे फ्लोमिंग साहब ने भी बाएं हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम दोनों दिए, लेकिन यहाँ हम लोग जाएंगे मैक्सवेल साहब के साथ। किसके साथ जाएंगे? मैक्सवेल साहब के साथ। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, विभवांतर का एसआई मात्रक। तो V बराबर क्या होता है हम लोग, W/Q। V बराबर W/Q यानी जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। सॉरी, इसको W नहीं V से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? V से लिखेंगे। क्या बोलते हैं इसको? वोल्ट बोलते हैं। वाट शक्ति का मात्रक है। अच्छा, इसी में देखिए 4 क्वेश्चन है, इसी में कैसे हम लोग इससे 4 क्वेश्चन को जान सकते हैं। जैसे ओम, तो ओम क्या है? प्रतिरोध का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, और कूलम क्या है? आवेश का मात्रक है। तो याद रखिएगा, जो ओम है वो प्रतिरोध का मात्रक है। क्या है? प्रतिरोध है। कूलम आवेश है। अच्छा, एम्पियर क्या है? एम्पियर, तो एम्पियर धारा का है। क्या है? धारा का है। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? आपको याद होगा 2 तरह का प्रतिरोध होता है, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये है, और 1/RP यानी पैरेलल ग्रुप में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। ठीक, तो यहां देख रहे हैं कि जुड़ रहा है, यहां इनवर्स रिलेशन है। तो जो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है वहां प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक। अच्छा, वास्तविक एवं काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, चुंबकीय बल रेखा की वास्तविकता कुछ नहीं होती, बस वो एक केवल क्या है? कल्पना है, यानी काल्पनिक होती है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला पूछा गया है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो है वो किसके बराबर होता है?
तो हमारे पास चार ऑप्शन है, 0.36 गुना 10 टू द पावर 10 जूल, 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 जूल, 3.6 गुना 10 टू द पावर 6 जूल। इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 3.6 गुना 10 टू द पावर 6 जूल। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। पूछा गया है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत मतलब ऊर्जा का स्रोत क्या है, जैसे नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। तो यहाँ मेरे लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, सौर ऊर्जा है। अच्छा ये पहले समझते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। नवीकरणीय ऊर्जा ऐसे समझेंगे, वैसी ऊर्जा जिसको या तो बार बार उपयोग किया जा सकता है या फिर जिसके खत्म होने की संभावना नहीं है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इस तरह के जो ऊर्जा के स्रोत हैं, बायोमास आप कह सकते हैं, इस तरह का जो ऊर्जा होता है वो कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए ऐसे ऊर्जा के स्रोत को हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा। अंग्रेजी में बोलते हैं रीन्यूएबल। क्या बोलते हैं, देखिए री है मतलब पुनः, न्यू मतलब नया, एबल मतलब बनाने योग्य, जो पुनः नया बनाने योग्य होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा या फिर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह का जो इंपॉर्टेंट वीडियोस आप देख सकें। धन्यवाद।